हाँ, तो वीडियो हमारा बीच में पॉज हो गया था, इस वजह से ये मैंने इतना कर तो दिया है, आप लोगों का शायद उसमें रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, तो देखेंगे फिर भी। यहाँ पे हमने ओनली क्या किया है, ये हमने अलग अलग एम्पलीट्यूड लिया, θ1, θ2, θ3 जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आया था। तो हमने ये देखा कि अगर हम किसी भी दो एम्पलीट्यूड का रेशियो देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने θ1 अपॉन θ2 लेकर के देखा, ये θ1 का मान θ2 का मान एज इट इज़ हमने रख दिया। 3t है, इसको हम ऊपर लेकर के जाएँ, θ0 से θ0 तो कैंसिल हो गया, मान हमारे पास रह गया, ये ऊपर लेकर के जाते हैं, t/4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 3r नीचे का ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया और माइनस का r, वैल्यू कितनी हो गई 2r t/4 के इक्वल, ठीक है, कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारे पास रह गई e⁻RT/2। तो ये देखने में आया कि ये हमने कोई भी दो क्रमागत मानों का ही लेकिन रेशियो लेना है, ऐसा नहीं है कि आप θ1 और θ3 का रेशियो ले लो, वहाँ पे मिस्टेक होगी। हम केवल कोई भी दो क्रमागत एम्पलीट्यूड, अब आप बोलोगे मैम क्रमागत क्यों ले रहे हो, हम एक आवर्तकाल के लिए तो लेकर के चलते हैं। एक आवर्तकाल किसको कहते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया, ये जो टोटल हमारे पास मान आया है यही कितना होता है, एक आवर्तकाल के बराबर होता है, तो हम एक आवर्तकाल के लिए लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें आपके ऑब्वियसली सी बात है दो क्रमागत एम्पलीट्यूड ही आएंगे, ये θ1 θ2 आएगा। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट दोनों लेकर के चल लो तो θ3 और θ4 का आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। बीच वाले दोनों ले सकते हो, θ2 θ3 ले लो, दो कोई से भी क्रमागत मानों को लेकर के अपने को चलना है। तो अपन उनका रेशियो देखें तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए देखा, ये मान हमारे पास RT/2 ये मान आया, ठीक है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेकर के देखना चाहो, मैंने किया नहीं क्योंकि मान सेम आएगा, फिर भी आप लेना चाहो तो 2 का और 3 का रेशियो लेकर के देख लो। 3 में मान वही है, नीचे 5r आ रहा है, ऊपर जा करके पॉजिटिव 5r हो जाएगा और -3r करोगे तो फिर सेम 2r के बराबर बच जाएगा, और नीचे 4 है उससे कैंसिल होगा, वैल्यू RT/2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपन θ1 अपॉन θ2 ले, या फिर θ2 अपॉन θ3 ले, θ3 अपॉन θ4 ले, या इस तरीके से आगे चलते जाए अपन। दो क्रमागत राशियों का अगर अपन यहाँ पर बात करें, क्रमागत राशियाँ कौन सी है, एम्पलीट्यूड है, और इनका आयाम की बात करें तो आयाम किसके बराबर आ रहा है, e⁻RT/2 के बराबर ही आएगा। क्लियर है। 2r बराबर, क्योंकि क्या होता है 1/2 होता है, तो r बराबर 1/2 हो जाएगा, r का मान डाल दिया तो ये t/4 के बराबर आ जाएगा मान, ठीक है। तो इन सभी एम्पलीट्यूड्स का मान जो है वो कांस्टेंट इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट राशि है जिसको हमने मान लिया d। तो d क्या है, यहाँ पर कोई भी एक नियतांक है, कोई कांस्टेंट राशि है, नोट कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब रिजल्ट अपन पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लघुगणकीय अपक्षय। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये टॉपिक क्या है, अब समझ में आ जाएगा। पहले हम इसका थोड़ा सा लेकर के चले, अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा टॉपिक क्या है। कहने का मतलब यहाँ केवल अपना यही है कि जो अपक्षय हो रहा है, मतलब जो डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी जो आ रही है, वो अपनी किस तरीके की आ रही है। तो अपन ने कोई दो क्रमागत कोई से भी आयाम का मान लेकर के चले, तो अपन देख रहे हैं कि आयाम आप क्रमागत मानों का किसी भी दो का रेशियो ले लो, उसका मान मतलब आपके पास बिल्कुल कांस्टेंट राशि के इक्वल आ रहा है, सब में रेशियो इसके इक्वल ही आता जा रहा है। इसका मतलब कि दो क्रमागत आयामों का जो भी अनुपात होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, नियत ही रहता है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। नोट कर लिया, तो फिर लिखो, इसमें लिखो, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, इसे कोई इक्वेशन नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर दे दो आप इसको 2। लिखो, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में, न्यून अवमंदन की स्थिति में कोणीय विक्षेप में कुंडली के कोणीय विस्थापन में, सॉरी, न्यून अवमंदन की स्थिति में कुंडली के कोणीय विस्थापन में दो क्रमागत आयामों का अनुपात, दो क्रमागत आयामों का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। इस अनुपात को अपक्षय कहा जाता है। इस अनुपात को, ये जो अपने पास जो इनका रेशियो आ रहा है, जो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, इस अनुपात को क्या कहा जाता है, अपक्षय, डिक्रीमेंट, अपक्षय कहा जाता है, डिक्रीमेंट कहा जाता है, कॉमा, तथा इसका लघुगणक, तथा इसका लघुगणक लघुगणकीय अपक्षय कहलाता है।
इसी वैल्यू का अगर अपन लॉग ले लें तो वो मान जो हमें मिलेगा वही क्या कहलाएगा, लघुगणकीय अपक्षय कहलाता है। लघुगणकीय अपक्षय कहलाता है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? किसको लैम्डा से, लघुगणकीय अपक्षय को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो अपन मतलब कि इस वैल्यू का लॉग ले लें उसी को। ये जो वैल्यू आई है डी क्या बता रहा है, आप करस्पॉन्डिंग आप आगे की तरफ चलते जा रहे हो और हमें ये पता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हुए आयाम है, तो उन आयामों में एक प्रकार की कमी, लेकिन उनके जो आयामों का अनुपात वो कांस्टेंट आ रहा है, यही क्या कहलाता है, अपक्षय। और इसका लॉग ले लें तो वही क्या कहलाएगा, लघुगणकीय अपक्षय कहलाता है। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग डी के इक्वल। डी का लॉग ही तो कह रहे हो आप, लघुगणकीय अपक्षय की, इसका लॉग ले लो तो इसके इक्वल। या हम इसको बात कर सकते हैं, लॉग आप किसका ले लो, ई की पावर टी अपॉन 4 टो का लॉग बदल सकते हो, लॉग से ही कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टी अपॉन 4 टो के इक्वल। किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टी अपॉन 4 टो के इक्वल। या सिमिलर तरीके से ये आपके पास आ गया लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू हम लॉग इसका भी ले सकते हैं, ई की पावर आर टी अपॉन 2 का। तो यहाँ से लैम्डा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन 2। दोनों ही मान बराबर है, आर का मान रखा है 1/2, तो ये हमारे पास ये मान आया था। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है फाइनली हमारे पास लैम्डा की। ठीक है, ये मान लिख लिया, तो ये अपने पास आगे लघुगणकीय अपक्षय का मान। अब अपन लिखे, नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो, लघुगणकीय अपक्षय के पदों में, लघुगणकीय अपक्षय के पदों में कुंडली के आयाम विस्थापन, कुंडली के आयाम विस्थापन समीकरण को, कुंडली के आयाम विस्थापन समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो हमने मान क्या माने थे, थीटा इक्वल टू अपन ने क्या लिया है, थीटा नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी, ये मान आया था अपने पास। क्लियर है? इम्प्लाइज यहाँ से अपन ने पहला टी बराबर t/4 पर, t बराबर t/4 पर आयाम कितना बोला, θ1 के बराबर आया था, और θ1 बराबर क्या आया था, थीटा नॉट ई की पावर माइनस आर t/4। क्लियर है? यही वैल्यू आई थी। यहाँ से अपन बात करें θ1 अपॉन θ0, तो बराबर कितना माना जाएगा, ई की पावर माइनस आर टी अपॉन 4 के बराबर। या फिर अगर अपन बात करें इसको θ0 अपॉन θ1 ले लेते हैं, θ0 अपॉन θ1 ले ले, तो ये मान कैसा हो जाएगा, ई की पावर पॉजिटिव आ जाएगा आर टी अपॉन 4 के। क्लियर है? आर टी बाई 2 बराबर होता है लैम्डा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर लैम्डा अपॉन 2। आर टी अपॉन 2 लैम्डा में चला गया, अपॉन में कितना बच गया, 2 के बराबर। θ0 अपॉन θ1 इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ई की पावर
लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल। क्लियर है? थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 लिख लिया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा नॉट इक्वल टू अपने पास आ जाएगा थीटा 1 ई की पावर लैम्डा अपॉन 2। लिख लो। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आराम से? कुछ नहीं, इजी सा ही टॉपिक है। अब यहाँ पर ये ई की पावर लैम्डा अपॉन 2 को अगर अपन एक्स लेकर के चलते हैं तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, चूँकि ई की पावर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से ही मान चलता जाता है। तो सेम तरीके से अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो थीटा नॉट बराबर क्या बन जाएगा, थीटा 1 इंटू में 1 प्लस एक्स की जगह अपने पास क्या है, लैम्डा अपॉन 2 है, तो लैम्डा अपॉन 2 प्लस आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और लैम्डा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और लैम्डा अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब सॉरी, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से अपने पास ये पूरा का पूरा मान चलता रहेगा। क्लियर है? यहाँ अगर अपन बात करें कि जो उच्च घात हैं, उच्च घातों को अगर अपन नगण्य मान लेते हैं हम, तो हमारे पास मान क्या रह जाएगा, उच्च घात जैसे ये अपने पास लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इनको नगण्य मान लिया तो अपने पास मान ओनली रह जाएगा इतना, थीटा नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2। क्या हमारे पास किसका रिजल्ट आ गया, थीटा नॉट का। ठीक है, लिख लिया। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें, इसी तरीके से अगर अपन थीटा नॉट है, अब इसका मान लो अपने पास आगे ये एम्पलीट्यूड कहाँ तक जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इसका किसी nवें आयाम के साथ में अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, मतलब हम ये चाहें थीटा 1 अपॉन थीटा n, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 डॉट थीटा 2 अपॉन थीटा 3 डॉट थीटा 3 अपॉन थीटा 4, इस तरीके से मान चलता जाएगा, और थीटा n माइनस 1 अपॉन थीटा n कैसे लिख दे, समझ में आया? देखो सब मल्टीप्लाई में थीटा 2 से थीटा 2 कट जाएगा, थीटा 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से नेक्स्ट 5 कट जाएगा, तो फाइनली और यहाँ नीचे n-1 से ये n-1, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, पहला थीटा 1 और लास्ट वाला थीटा n का मान, और यही मान तो हमें निकालना था, थीटा 1 अपॉन थीटा n का मान किसके बराबर आएगा, तो यहाँ अगर अपन बात करें थीटा 1 अपॉन थीटा n, तो थीटा 1 का मान यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस RT अपॉन 2, ठीक है। और दूसरा मान अपन किसका ले लेते हैं, थीटा n का मान ले लो, तो थीटा n का मान आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस NRT अपॉन 2, e की पावर माइनस NRT अपॉन 2।
बराबर में क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर लेकर के जाओ इसको, तो e की पावर t/2 RT/2 कॉमन ले लेते हैं अपन, और रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाके ये n और ये -1, ये मान आ जाएगा। RT/2 किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर n-1 इंटू लैम्डा, किसका मान आया है हमारे पास, θ1/θn का मान। जैसे हम सारे रेशियो लेकर के चल रहे थे ना, यहाँ θ1/θ0/θ1 θ1/θ2, तो वैसे θ1 का θn के साथ में हम रेशियो लें तो फाइनल रिजल्ट हमें NV स्पंद के लिए इस प्रकार का मान मिल जाएगा। लिख लो, लिख लिया। अब अपने को तो क्या लेना है, वैसे भी अपक्षय का लघुगणक। अपन ने स्टार्टिंग में हमने जो डी का लिया लॉग लेकर के, हमने अभी तक जो सॉल्व किया वो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया। हमने फॉर्मूला क्या देखा, लघुगणकीय अपक्षय किसको कहा गया कि जो कांस्टेंट था डी उसका लॉग ले लो तो वो मान किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास लघुगणकीय अपक्षय के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो उसके लिए हमने लॉग डी लेकर के देख लिया, तो हमारे पास जो भी मान आ गया वो हो गया। दूसरा बात हमने क्या किया कि हमने इन सब का अलग अलग अपन रेशो लेकर के चल रहे हैं, तो किसी एनवे के साथ रेशो ले ले तो भी ये मान आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इन आयामों का भी लघुगणक ले लें तो वो लघुगणक के क्या कहलाएंगे, हमारे पास लघुगणकीय अपक्षय कहलाएंगे। मतलब अपन दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, लॉग θ1/θn इक्वल टू आ जाएगा लॉग e की पावर n-1 इंटू लैम्डा। लॉग से ही कैंसिल, ये वैल्यू बच जाएगी लॉग θ1/θn इक्वल टू n-1 इंटू लैम्डा। हमें तो लैम्डा का मान निकालना है, लैम्डा ही तो है लघुगणकीय अपक्षय, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n-1 लॉग ये ई बेस है, ई बेस θ1/θn, ठीक है। या फिर लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई को लॉग 10 बेस में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। ये तो पता होगा आप लोगों को, नॉर्मल ये तो रूल्स हैं लॉग के, ठीक है ना। तो ये अपना किस में चेंज हो जाएगा, लॉग 10 बेस θ1/θn। ये इसका मतलब अपने पास फॉर्मूला किसका आ गया, लघुगणकीय अपक्षय का। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो, नेक्स्ट जो भी हो 3-4 लिख लो। ठीक है ना। अब ये अपन ने लैम्डा क्यों निकाला है, मतलब एक्चुअली में ये जो लैम्डा का मान निकाला है, यहाँ से आप लैम्डा का मान निकाल सकते हो। इस मान को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको θ0 का मान मिल जाएगा आयाम। प्रत्येक के लिए इस प्रकार से आप आयाम निकाल सकते हो इसमें रख करके। लिख लिया, तो लिखो समीकरण 3 लघुगणकीय अपक्षय को प्रदर्शित करता है, लघुगणकीय अपक्षय को प्रदर्शित करता है तथा इस लैम्डा का मान ये θ0 इक्वल टू θ1 इंटू 1 प्लस λ/2 फॉर्मूला लिख लो। ये इस लैम्डा का मान θ0 इक्वल टू θ1 इंटू 1 प्लस λ/2 में रखकर अवमंदन की अनुपस्थिति में प्रक्षेप आयाम θ0 ज्ञात किया जा सकता है। प्रक्षेप आयाम θ0 ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या टॉपिक था, लघुगणकीय अपक्षय। ऐसे टॉपिक कराने का पहले मेरा कुछ खास मन था नहीं, क्योंकि मैं सोचा कि ठीक है नॉर्मल सा टॉपिक है, कुछ खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टॉपिक से क्वेश्चन दिख गया, इसलिए फिर मैंने सोचा कि करवा दिया जाए आपको ये टॉपिक भी, तो आपको समझ में आ गया। इसमें सिंपल सा बस ये एक फॉर्मूला ध्यान रखो,
क्वेश्चन इजीली आएगा तो इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में। और इस पे क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे। छोटा सा ही है क्वेश्चन, लिखो 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका, 2014। लिखो किसी प्रक्षेप धारामापी में कुंडली के माध्य स्थिति के एक और दो क्रमागत विक्षेपों का मान क्रमशः 25 तथा 29.9 सेंटीमीटर है। ये क्या है? क्रमागत विक्षेपों का मान क्रमशः 25 तथा 29.9 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। लघुगणकीय अपक्षय की गणना करो। लघुगणकीय अपक्षय की गणना करो। ठीक है, तो लघुगणकीय अपक्षय का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे। इसमें समझने वाली चीज़ केवल इतनी है कि ये दो मान आपको किस चीज़ के दे रखे हैं, समझ में आया? तो अभी मैंने ग्राफ से आपको इसीलिए बता दिया था, आपको कह रखा है क्लियरली कि कुंडली के माध्य स्थिति के एक और दो क्रमागत विक्षेप का मान, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये होती है अपनी माध्य स्थिति, इसके एक और अपने पास पीक मिलती है कुछ इस टाइप की, फिर ये कंटिन्यूसली कम होती हुई जाती है। ठीक है ना, केवल एक और की बात कर रहे हैं। तो एक और अपन कोई भी पॉजिटिव मान दे रखे हैं तो अपन पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। तो अपने को ये मान दे रखा है क्रमागत, मतलब ये कंटिन्यूसली दोनों, ये θ1 और ये θ3 का मान अपने को दे रखा है। क्लियरली है? क्रमागत वैसे आप बोलोगे θ2 होता है, लेकिन θ2 एक तरफ का नहीं है। अगर ये बात यहाँ नहीं बोली होती कि एक तरफ का, तो अपन इसको कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तब अपने को अगर डायरेक्टली ये दे दिया होता कि कुंडली के विक्षेपों के मान क्रमशः ये हैं, या कुंडली के क्रमागत विक्षेपों के मान भी इवन दे देते, तो अपन θ1 θ2 ले लेते, लेकिन अपने को एक और के दे रखे हैं इसलिए ये दोनों मान ले लिया अपन ने। तो अपने को गिवन क्या है? अपने को θ1 = 25 और θ2 = 29.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लोगे आप लैम्डा का, जो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा 2.303 अपॉन n-1 और log θ1 अपॉन θn। क्लियर है? ये फॉर्मूला लगा लो। दूसरी चीज n का मान यहाँ पे कितना होगा, तो n की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 3 के बराबर। θ1 और 3 के लिए अपन ले रहे हैं, तो n = है अपने पास 3। बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और फाइंड आउट कर लो। ठीक है, θ1 अपॉन θn से मतलब कंफ्यूज मत होना। θ1 तो क्लियरली है अपने पास है ही, ये सॉरी θ2 लिख दिया, ये θ3 है। ठीक है ना, और θn का मान, n से मतलब है कि वो लास्ट वैल्यू। ठीक है ना, n से मतलब जैसे अपन ने θ1 अपॉन θn निकाला था, तो θn अपन ने लास्ट वैल्यू ली थी। हमें जहाँ तक की बात की वहाँ तक में लास्ट वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ हमारे पास लास्ट वैल्यू हमें θ3 गिवन है, इसलिए हम θn का मान किससे लेंगे? θ3 से। तो ये आपका हो जाएगा θ1 अपॉन θ3, और इसीलिए आपके पास n का मान भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियरली है? तो बस वैल्यूज पुट करके, और ये आपका एक इजी सा क्वेश्चन था, इसका वैल्यू निकाल लेना आप लोग। ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया प्रक्षेप धारामापी का। कल हम स्टार्ट करेंगे, हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैसे इस चैप्टर का, यहाँ तक है लास्ट टॉपिक भी है वो युग्मित दोलक का। ठीक है, कपल्ड ऑसिलेटर, वो भी अच्छा बड़ा टॉपिक है, 3-4 दिन चलेगा, और वही जहाँ तक है लास्ट टॉपिक भी है, तो वो ओपन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना और बाकी पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू।